नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया आप सबका पुनः इस क्लास के अंदर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कक्षा 12th का जो हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है, जो सेकंड चैप्टर चल रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसमें देखो हमने बात की है सबसे पहले पुष्प की संरचना, उसके बाद में हमने पढ़ा लघु बीजाणु जनन, फिर गुरु बीजाणु जनन और उसके बाद में परागण। ये चार बिंदु हमने पहले पढ़ रखे हैं। आज हम एक नए बिंदु के साथ में आगे बढ़ते हैं और इसका नाम है बहिप्रजनन युक्तियाँ। टॉपिक का नाम है बहिप्रजनन युक्तियाँ। बहिप्रजनन युक्तियाँ, देखिए बहिप्रजनन युक्तियों का मतलब है जितने भी हम पुष्पीय पौधे देखते हैं, हमारे चारों तरफ हम जितने भी पुष्पीय पौधे देखते हैं, सामान्यतः ये पौधे हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब उभयलिंगी होते हैं। अब ये उभयलिंगी होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण उसी पौधे के अंदर या उसी पुष्प के अंदर होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो नर भाग है, मादा भाग है, या हम ये कहें कि जो पराग कोश है वो वर्तिकाग्र के संपर्क में रहेगा और ऐसे पादपों के अंदर स्वपरागण होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो पौधे द्विलिंगी या उभयलिंगी है उनमें क्या होता है, रेगुलर स्वपरागण होता है। अब रेगुलर स्वपरागण होगा तो क्या होगा, जो संतति पौधे बनेंगे उनमें विभिन्नता नहीं होगी। क्या नहीं होगा, उनमें वो विभिन्नता नहीं पाई जाती है, विभिन्नता नहीं होगी। और क्या होंगे, ऐसे जो पौधे होंगे उनमें ओज नहीं होगा, चमक नहीं होगी, ऐसे पौधे प्राप्त होंगे। अब इसलिए यह जो होगा, जैसे बार बार स्वपरागण होगा, बार बार जब स्वपरागण होगा तो विभिन्नताएं नहीं आएगी और पौधे वो ओजपूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं अंतःप्रजनन अवनमन। इस विधि को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अंतःप्रजनन अवनमन। मतलब बार बार स्वपरागण होगा तो उसमें जो लाभकारी गुण हैं वो कम होते जाएंगे, या पौधे हैं वो उतने स्वस्थ नहीं होंगे, या ओजपूर्ण नहीं होंगे, आभा या चमक उसमें नहीं होगी और विभिन्नताएं कम होती जाएगी। अब विभिन्नताएं कम होगी तो हम जैव विकास में पढ़ते हैं विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार है। तो विभिन्नताएं कम होती जाएगी तो ऐसे पौधे प्रकृति के अंदर है वो कम स्थायी होते हैं। इसलिए पुष्पीय पौधों ने क्या किया, पुष्पीय पौधों ने अपने आप ही ऐसी विधियों का विकास किया, ऐसी युक्तियों का विकास किया जो क्या करे, जो स्वपरागण को कम करती है। स्वपरागण को तो ये कम करती है, मतलब स्वपरागण को हतोत्साहित करती है, स्वपरागण कम हो। ऐसी युक्तियों का विकास किया जिसमें क्या होगा, स्वपरागण तो कम हो लेकिन पर परागण प्रोत्साहित हो। स्वपरागण कम हो पर परागण अधिक हो, ऐसी युक्तियों का विकास है वो पुष्पीय पौधों ने खुद किया है। इसी को हम कहते हैं बहिप्रजनन युक्तियां। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि द्विलिंगी पौधों के अंदर बार बार स्वपरागण होगा, बार बार स्वपरागण होगा तो उसमें क्या होगा, अंतःप्रजनन अवनमन होगा, और अंतःप्रजनन अवनमन होगा तो ऐसे पौधे हैं वो ओजपूर्ण नहीं होते हैं, इनमें विभिन्नता नहीं होती है। प्रकृति के अंदर जो हम ये कहें कि विकसित पौधे भी नहीं होंगे, स्वस्थ पौधे भी नहीं होंगे। इसलिए पुष्पीय पौधों ने क्या किया, स्वपरागण को कम करने के लिए और पर परागण को बढ़ावा देने के लिए कुछ युक्तियों का विकास किया है। इसे हम बहिप्रजनन युक्तियां कहते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी युक्तियां, सबसे पहले बात आती है भिन्न काल पक्वता। वेरी इंपॉर्टेंट, भिन्न काल पक्वता। पुष्प भले ही द्विलिंगी है, भले ही पुष्प द्विलिंगी हो, लेकिन उसमें जो नर युग्मक है उसके परिपक्व होने का टाइम और जो मादा युग्मक है उसके परिपक्व होने का यदि टाइम अलग अलग होगा तो उनमें स्वपरागण नहीं होगा। जैसे मान लो देखो कि परागकण रेडी है लेकिन मादा युग्मक रेडी है नहीं, तो क्या होगा, स्वपरागण तो नहीं होगा, लेकिन दूसरे किसी पौधे के अंदर यदि मादा युग्मक रेडी है तो ये परागकण दूसरे पौधे में जाके पर परागण करवाएंगे, न कि स्वपरागण करवाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों जो युग्मक है
या दोनों जो जनन अंग है वो अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। अब अलग अलग समय में परिपक्व होंगे तो पहले कौन परिपक्व होता है, उस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुंग पूर्वता। अब पुंग पूर्वता नाम से स्पष्ट है, मादा जनन भाग से पहले या मादा युग्मक बने उससे पहले जो पराग कण है वो परिपक्व हो जाते हैं। या हम ये कहें कि मादा जनन अंग परिपक्व हो उससे पहले नर जनन भाग है वो परिपक्व होता है, या पराग कोष विकसित हो जाता है और पराग कणों का निर्माण हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहेंगे पुंग पूर्वता। यह हमें देखने को मिलती है सूर्यमुखी और कपास के अंदर। नेक्स्ट है स्त्री पूर्वता। यदि स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है, इसमें तो पुंग केसर पहले परिपक्व होता है, इसमें स्त्री केसर यदि पहले परिपक्व होता है तो भी क्या होगा, उनमें स्वपरागण नहीं होगा, पर परागण होगा। स्त्री केसर तो परिपक्व हो गया लेकिन पुंग केसर परिपक्व नहीं है। स्त्री केसर रेडी है लेकिन पुंग केसर रेडी नहीं है। इस कंडीशन में स्वपरागण नहीं होके पर परागण होता है। स्त्री पूर्णता स्थिति पाई जाती है रेननकुलस और मिराबिलिस पादपों के अंदर। नंबर 2 विषमवर्तिकात्व। देखिए पुष्प के भागों की जब बात करते हैं तो सबसे बाहर तो बाह्य दल, उससे अंदर दल पाए जाते हैं। इसके अंदर आते हैं पुंग केसर और फिर आते हैं स्त्री केसर। अब यदि हम यहां पर बात करें कि जो पुंग केसर है, पुंग केसर पूतंतु से जुड़ा हुआ पराग कोष पाया जाता है और ये जो पराग कोष है ये वर्तिकाग्र से मान लो अधिक दूरी पर है। वर्तिकाग्र यहां पर है, पराग कोष लंबी दूरी पर है, अलग अलग स्थिति पर है, अलग अलग स्थिति पर होंगे तो इसको हम कहेंगे विषमवर्तिकात्व। पराग कोष और वर्तिकाग्र की स्थिति अलग अलग है, इसका मतलब इनमें भी स्वपरागण के चांसेस कम रहेंगे। उदाहरण के लिए प्रिमरोज, पौधे का नाम है प्रिमरोज। नेक्स्ट आता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी में क्या होगा, स्वपरागण को रोकने के लिए पुंग केसर और स्त्री केसर, ये पुंग केसर ये स्त्री केसर, इनके बीच में कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाए, पराग कोष और वर्तिकाग्र के बीच में कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्कोगेमी बोलते हैं। कहने का मतलब द्विलिंगी पुष्प है, उसके अंदर नर युग्मक भी है, मादा युग्मक भी है। मान लो एक ही समय परिपक्व भी हो गए लेकिन इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए बीच में कोई संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है तो इसको हम हर्कोगेमी कहते हैं। उदाहरण के लिए आक मतलब कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है, पराग कणों का निर्माण हो जाता है। देखिए पराग कण तो बन गए, पराग कणों का निर्माण तो हो गया लेकिन वो डायरेक्टली उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो पराग कण होते हैं ये पोलिनियम के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पोलिनियम के अंदर पाए जाते हैं। छोटे ऐसे डोडी नुमा संरचना पाई जाती है, उसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं। भैंस नुमा संरचना पाई जाती है, उसको पोलिनियम बोलते हैं। पराग कण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, स्वपरागण नहीं होके पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट आता है एक लिंगता। अब देखो एक लिंगी पौधे हैं, मान लो पौधे के अंदर पुष्प एक लिंगी है तो उनमें तो स्वपरागण होने के चांसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ऐसा पुष्प है जिसमें पुंग केसर है, इसको हम कहते हैं पुंग केसरी। उसमें पुंग केसरी है, स्त्री केसर है ही नहीं तो स्वपरागण नहीं होगा। दूसरा जो पुष्प है उसमें स्त्री केसर है, स्त्री केसरी, उसमें पुंग केसर नहीं है तो स्वपरागण नहीं होगा। यदि अलग ही लिंग है तो उनमें स्वपरागण होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्वबंध्यता। यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। स्वबंध्यता, स्वबंध्यता का मतलब है एक पुष्प के अंदर जो पराग कण बने हैं वो पराग कण उसी पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र के ऊपर तो जाएंगे लेकिन अंकुरण नहीं हो सकता, अंकुरित नहीं होते हैं तो इसको हम स्वबंध्यता कहते हैं। एक ही पुष्प है, उसके परागकण है, उसी पुष्प के जो वर्तिकाग्र है वहां तक परागकण यदि चले भी जाएं लेकिन खुद के अंदर उसी पुष्प के अंदर वो अंकुरित नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता
कई पौधों में देखने को मिलती है, सेब, अंगूर, आलू, तंबाकू आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। परागण की क्रिया हो गई। परागण की क्रिया के दौरान क्या हुआ? परागण की क्रिया के दौरान पराग कण कहाँ पहुंचे? वर्तिकाग्र तक। ये पराग कण है, ये विभिन्न माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिर जाते हैं और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? परागण। परागण के बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया। अब देखिए, पराग कण वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचे, पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचे, पहुंचने से लेकर ये जो बाद में पराग कणों से क्या बनेगी? पराग नलिका। जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचे, इसके बाद पराग कण में क्या होगा? अंकुरण। जब पराग कण में अंकुरण होगा तो पराग नली का निर्माण होगा और ये पराग नली वृद्धि करती हुई वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करेगी। अंडाशय के अंदर भी किसमें प्रवेश करेगी? बीजांड में प्रवेश करेगी। तो पराग कण जैसे ही वर्तिकाग्र के ऊपर गिरा, तब से लेकर जब पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, तब तक की जो घटनाएं हैं, इस दौरान जो जो घटनाएं होती है, इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? पराग स्त्री केसर संकर्षण या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। अब कौन कौन सी घटनाएं हुई देखिए। इसमें सबसे पहले पराग कण का अंकुरण होगा। पराग कण का जब अंकुरण होगा, तब पराग कण अंकुरण के दौरान उससे एक पराग नलिका का निर्माण होगा। अब पराग नलिका का जो निर्माण होगा, उसके बाद में क्या करेगी? जो स्त्री केसर है वो ये जांच करेगी, वह पता करेगी कि यह जो पराग कण है ये अपनी ही जाति का है या किसी अन्य जाति का। अब परागण की क्रिया के दौरान क्या होगा? एक वर्तिकाग्र के ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि उसी जाति का पराग कण आकर ही गिरेगा, कोई दूसरी जाति का पराग कण भी आकर गिर सकता है। तो इसलिए अब क्या होगा? जो स्त्री केसर है उसमें यह क्षमता पाई जाती है, उसमें यह कैपेसिटी पाई जाती है कि वह अपनी ही जाति के पराग कण की पहचान करे। चूंकि हम पादपों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पादप है, तो उसमें स्त्री केसर के अंदर ये क्षमता होती है कि वह अपनी जाति के नर युग्मक या पराग कण की पहचान करे। यदि जीवों की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो सभी जंतुओं के अंदर जो मादा युग्मक अंडाणु होता है, उसमें यह क्षमता पाई जाती है कि वह नर युग्मक अपनी ही जाति का है या नहीं, उसकी पहचान करे। यदि उसी जाति का है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, यदि उसी जाति का नहीं है तो उसको रिजेक्ट करेगा या अस्वीकार करता है। वो की वो कंडीशन यहां पर भी होती है। परागकण की पहचान करें, यदि यह परागकण उसी जाति का नहीं है तो यह उसको अस्वीकार कर देता है या रिजेक्ट कर देता है। यदि उसी जाति का परागकण नहीं है तो यह जो स्त्री केसर है वो उस परागकण को स्वीकार नहीं करता है। अब नेक्स्ट कंडीशन है, यदि परागकण उसी जाति का है तो यदि परागकण उसी जाति का है तो जो परागण की क्रिया हुई है, परागण के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होने हैं वो सब प्रोसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं परागण पश्च घटनाएं होती है। परागण के बाद में जो घटनाएं होनी होती है वे घटनाएं शुरू हो जाती है। मान लिया हमने कि जो परागकण है वो उसी जाति का है, तो अब क्या होगा? सबसे पहले परागकण का अंकुरण होगा। परागकण का अंकुरण होगा। हमने पराग कण की संरचना पढ़ी थी, उसमें दो चोल होते हैं, बाह्य चोल, अंतः चोल। बाह्य आवरण होता है, अंतः आवरण होता है। बाह्य जो आवरण होता है वो स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है, अंदर वाला जो आवरण होता है वो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। बाहर वाला जो आवरण है, एक जगह पर स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती है, वहां पर एक छिद्रनुमा संरचना होती है या छिद्र पाया जाता है जिसे जनन छिद्र कहा जाता है। जब पराग कण में अंकुरण होगा उस समय क्या होगा कि जल और जो कैल्शियम आयन है इनकी आवश्यकता रहेगी या इनका अहम रोल रहेगा। जो जनन छिद्र है उससे जल और कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे ये अंदर प्रवेश करेंगे, जो इसके अंदर कायिक कोशिका पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिकाएं थी, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका।
तो जल और कैल्शियम आयन जैसे ही वहां पहुंचेंगे परागकण का क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। और इसी के साथ जो कायिक कोशिका है इसके द्वारा पराग नली का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाएगा, पराग नलिका का निर्माण किया जाएगा। अब ये जो पराग नली है, पराग नली वर्तिकाग्र, उसके बाद में वर्तिका, अंडाशय और ऐसे इन उत्तकों में चलती हुई कहां जाएगी, बीजांड की ओर जाती है। इस तरह से यह जो पराग नलिका है वो एक ही दिशा बीजांड की ओर जाती है विभिन्न प्रकार के रसायनों के कारण, इसलिए इनको रसायन अनुचलन भी कहा जाता है। ये बीजांड की ओर जाती है, बीजांड की ओर जाएगी। इसमें जल और कैल्शियम आयन इनकी है वो अहम भूमिका रहती है। तो इस तरह से जो पराग नली है वो पराग कण अंकुरण के बाद निकलती है और बीजांड की ओर चल देती है। अब देखिए इस प्रकार जब पराग नली का निर्माण हुआ, पराग नली का जब निर्माण हुआ उस समय यदि पराग नली का निर्माण हुआ उससे पहले जनन कोशिका ने विभाजन करके दो नर युग्मकों का निर्माण कर दिया, तो इस तरह से उसमें 3 कोशिका की अवस्था होती है। यदि वो कंडीशन है तो ठीक है, और यदि विभाजन नहीं हुआ है तो जब पराग नलिका का निर्माण होगा तब जनन कोशिका के अंदर क्या होगा, जनन कोशिका के केंद्रकों में विभाजन होगा और 2 नर युग्मकों का निर्माण होगा। कितने नर युग्मकों का निर्माण होगा, 2 नर युग्मकों का निर्माण होगा। अब देखो ये यहाँ पर परागकण है, ये परागकण है, इसने अंकुरण किया, इस तरह से नली का निर्माण हो गया, फिर यहाँ पर इस तरह से नली का निर्माण हो गया। कई परागकण अंकुरित होते हैं और एक परागकण ये अंकुरित हुआ, इससे पराग नलिका का निर्माण हुआ। यहाँ आने के बाद जो जनन कोशिका है उससे 2 जनन केंद्रकों का निर्माण हो गया, ये 2 नर युग्मक या नर केंद्रक। अब ये पराग नलिका है वो बीजांड की ओर वृद्धि करती है, बीजांड की ओर वृद्धि करती, इस तरह से ये जाती है। जाते जाते ये जो पराग नलिका है ये बीजांड द्वार वाले भाग से इस बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अब ये बीजांड द्वार वाले सिरे से बीजांड के अंदर प्रवेश कर गई। ये अंडाशय है, पराग नली है, नर युग्मक, वर्तिकाग्र आदि, इसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखिए बीजांड द्वार के अंदर पराग नलिका ने प्रवेश कर दिया। अब ये जो पराग नलिका है ये इस बीजांड के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। कैसे कर सकती है कि यदि वो बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो इसको हम कहेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वार के जो अपोजिट वाला सिरा है इसको हम बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग या चेलेजा। यदि निभाग वाले सिरे से प्रवेश करे तो इसको हम कहते हैं निभागीय प्रवेश। इसके अलावा यह जो पराग नली है यह इसके अध्यावरण वाले क्षेत्र से प्रवेश करे, ये इसका अध्यावरण वाला क्षेत्र है, इसके बाहर 2 तरह का, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। ये पराग नलिका इस बीच वाले भाग से प्रवेश करे तो इसको हम अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो 3 प्रकार से प्रवेश करती है। सामान्यतः यह बीजांड द्वारीय या बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। अब देखिए बीजांड द्वार की ओर जब प्रवेश करती है तो हमें पहले से पता है कि बीजांड के अंदर या बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोष बना है, भ्रूण कोष की यदि बात करें तो बीजांड द्वार की ओर जो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है उसको तंतु रूपी समुच्चय कहा जाता है। इसके विपरीत में जो होती है इसको हम कहते हैं प्रतिमुखी सेल्स। क्या कहेंगे इसको, ये है एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिका। बीच में जो है ये है द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक जो कि होता है 2n, ये पाया जाता है। और नीचे की ओर ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं इसको हम कहते हैं तंतु रूपी समुच्चय। इसमें बीच में जो बड़ी कोशिका होती है इसको अंड कोशिका बोला जाता है, ये अंड कोशिका है। और साइड में 2 जो है इसको सहायक कोशिका कहा जाता है। इस तरह से बीजांड द्वार की ओर तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है और ये तंतु रूपी समुच्चय क्या करता है, पराग नलिका की दिशा निर्देशन का कार्य करता है। मतलब इसी भाग से पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करके अंदर प्रवेश करवाता है। अब जैसे ही पराग नलिका अंदर प्रवेश कर गई या यहाँ सिरे पर आई, ये तुरंत यहाँ इसकी भित्ति गल जाती है और जो 2 नर युग्मक होते हैं वो इस बीजांड के अंदर त्याग दिए जाते हैं। अब 2 नर युग्म बीजांड के अंदर आ गए
तो जो दो नर युग्मक है इसमें से एक जो नर युग्मक है वो संलेत होता है अंड कोशिका से। एक नर युग्मक, क्योंकि नर युग्मक n है, अंड कोशिका भी n है, मतलब नर युग्मक अगुणित, अंड कोशिका भी अगुणित। इन दोनों के मिलने से, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है, इन दोनों से मिलने से जो क्रिया हुई उसको हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। नर युग्मक और मादा युग्म मिल गए तो निषेचन। इससे निर्माण हुआ युग्मनज का, और ये युग्मनज है वो द्विगुणित हो जाता है, और इस युग्मनज से बाद में किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, और इस भ्रूण से बाद में है वो ये भ्रूण बीज के अंदर पाया जाता है, और भ्रूण से बाद में नया पौधा बनेगा। दूसरा जो नर युग्मक है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नर युग्मक है वो तो होता है n या अगुणित। ये दूसरा जो नर युग्मक है ये इसके केंद्र के अंदर जो कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, इस द्वितीयक केंद्रक से संलित होता है। जब एक नर युग्मक द्वितीय केंद्र जो कि 2n होता है इससे जुड़ जाता है, इससे संलित होता है, तो इस रचना बनती है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। शॉर्ट में बोलते हैं PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फुल फॉर्म पूछे PEN की तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब देखो इसकी गुणिता देखें तो नर युग्मक n है, द्वितीय केंद्रक 2n है, तो इससे ये जो पेन नामक संरचना बनी है ये त्रिगुणित होती है। 3n मतलब त्रिगुणित होती है। इस तरह से इसमें त्रिगुणित एक संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इसको त्रिकसल्यन कहा जाता है या त्रिसल्यन कहा जाता है। त्रिसल्यन क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो पेन है इससे क्या बनेगा? भ्रूणपोष, और ये जो भ्रूणपोष है ये क्या करेगा? पोषण का कार्य करेगा। अब इस तरह से हम देखते हैं ये निषेचन हो गया, और यहां पर एक नर युग्मक है दूसरा मादा युग्मक है, तो ये भी निषेचन है। जो त्रिसल्यन है ये भी निषेचन है, ये सत्य निषेचन है, ये भी निषेचन है, इसको हम आभासी निषेचन कहेंगे। इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, इसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस तरह से जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन दो बार होता है। एक बार युग्मनज का निर्माण होता है, दूसरी बार भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस तरह से दो बार जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन, या इसको हम कहते हैं दोहरा निषेचन। दो बार निषेचन होने के कारण इसको हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। दो बार निषेचन होता है, इस कारण से द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे S.G. नवास्चिन। इस वैज्ञानिक ने इस द्विनिषेचन की या दोहरे निषेचन की खोज की थी। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। द्विनिषेचन क्या है या दोहरा निषेचन क्या है समझाइए, तो इसकी परिभाषा लिखनी है, प्लस ये पूरा मैटर आपको समझाना है। ये निषेचन भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा जो निषेचन है इसको त्रिसल्यन कहते हैं, त्रिकसल्यन भी कहते हैं, और इससे वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या पेन का निर्माण होता है, जो आगे जाकर भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, और यह भ्रूणपोष है वो पोषण का कार्य करेगा। प्रयोगशाला के अंदर परागकण अंकुरण, प्रयोगशाला के अंदर परागकण अंकुरण का अध्ययन, ये देखिए अपने जो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये प्रयोग आता है। इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, कांच की एक पट्टी जिसको हम स्लाइड कहते हैं वो लेते हैं। प्रैक्टिकल जो है लैब के अंदर ये प्रयोग करने के लिए सीधी सी बात है कि हमने एक स्लाइड ली कांच की पट्टी का, इसके ऊपर एक बूंद 10% शर्करा का सॉल्यूशन डाल दिया। 10% शर्करा सॉल्यूशन हमने एक बूंद यहाँ पर ले लिया। अब इसके ऊपर हम किस पौधे के परागकणों के अंकुरण का अध्ययन करना चाह रहे हैं, उस पौधे के परागकणों को लाकर इस शर्करा घोल के ऊपर डाल देते हैं। अब इसमें जो परागकण है उसमें जैसे मान लो मटर हो सकता है, चना हो सकता है, क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया का मतलब ये जो अपने खेतों में होता है सणिया, वो क्रोटोलेरिया है, बालसम गुल मेहंदी है, विनका सदाबहार है, किसी भी पौधे के परागकण हम ले सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर है वो
पराग कणों का छिड़काव कर दिया। इसके बाद में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक मान लो आपने क्या किया, वेट किया, ये परागकण शर्करा के गोल के अंदर रहेंगे। आप उसके बाद में यदि कम शक्ति वाला, लो पावर वाला कोई माइक्रोस्कोप है, उससे भी यदि इसको देखते हैं तो आपको परागकण है वो अंकुरित दिखाई देते हैं। परागकण अंकुरित हो गए और उसी के साथ में पराग नलियों का निर्माण भी शुरू हो गया। ये आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। इस प्रकार हम प्रयोगशाला के अंदर पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन कर सकते हैं। यह आपके प्रैक्टिकल के अंदर सिलेबस में भी है, थ्योरी में पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल में आप अपने हाथों से ये प्रयोग करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण, कृत्रिम संकरण का मतलब है हम कृत्रिम रूप से कोई संकरण करवाएं। संकरण का मतलब है दो जाति के जो पौधे हैं उनमें कृत्रिम रूप से हम क्या करें, उसमें संकरण करवाएं, तो उसको हम कहेंगे कृत्रिम संकरण। इसमें वांछित गुणों वाले किन्हीं दो पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है। वांछित का मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, हमें लगता है कि ये पौधा अच्छी क्वालिटी का है, उस नर पौधे को लिया, फिर हमें लगा कि दूसरे वाला ये जो पौधा है ये मादा पौधा है, उत्तम क्वालिटी का है, वो नर और ये मादा, इन दोनों पौधों के बीच में हम क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, उसके वांछित गुण नर के, इधर मादा के वांछित गुण, इसके ये जो जनक वाले गुण हैं ये संतति पीढ़ी के अंदर आते हैं। इस तरह से जनक के जो वांछित लाभकारी गुण होते हैं वो संतति पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, फसल सुधार का कार्य करते हैं। जैसे अभी देखो मार्केट में आ रहे हैं हाइब्रिड बीज, तो हाइब्रिड बीज क्या है, हाइब्रिड संकरण जो कृत्रिम संकरण किया है, इसी से वो हाइब्रिड बीज हमें प्राप्त होते हैं, वो मार्केट के अंदर मिलते हैं। तो इस तरह से हमें वो कृत्रिम संकरण के द्वारा जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में वांछित लाभकारी गुणों को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कृत्रिम संकरण। अब देखिए जो कृत्रिम संकरण है ये द्विलिंगी पौधे हैं तो हम कैसे करेंगे, एक लिंगी पौधे हैं तो कैसे करेंगे। देखिए कृत्रिम संकरण के दौरान हम दो प्रोसेस काम में लेते हैं। दो प्रोसेस कौन से हैं, एक है विपुंसन और दूसरा है बेगिंग का मतलब बैग बांधना या बोरा वस्त्रावरण। विपुंसन में क्या होगा, विपुंसन के अंदर वी का मतलब हटाना, किसे, पुंसन का मतलब है पुंकेसर वाले भाग को, और पुंकेसर में भी पराग कणों का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, पराग कोषों के अंदर हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, पराग कोषों को स्फुटन से पहले हटाना। जैसे मान लो देखिए ये पुष्प का मादा भाग है, ये वर्तिका अंडाशय, ये पराग कोष है। इस तरह से यहां पर पराग कोष है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पराग कोष है इनको चिमटी की सहायता से हटा देंगे। कब हटाएंगे, जब तक ये जो वर्तिकाग्र है ये पराग कणों को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो जाती, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो पराग कण स्फुटन हो इससे पहले जो पराग कोष है इनको चिमटी की सहायता से हटा देंगे। हमने क्या किया, पराग कोषों को हटा दिया, चिमटी की सहायता से हटा दिए। अब आपने पराग कोषों को तो हटा दिया यहां से इस तरह से, लेकिन ये वर्तिकाग्र यदि खुला रहेगा तो इसके ऊपर कहीं और से कोई दूसरा पराग कण आकर गिर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की थैली बांध देंगे, इसी को हम कहते हैं बेगिंग। विपुंसित पुष्प पर थैली बांधना, थैली बांधेंगे इसके ऊपर थैली बांध दी तो अब क्या होगा, इसके ऊपर कोई अवांछित परागकण इसके ऊपर आकर नहीं गिरेगा। हम चाहें तो थैली को हटाकर इच्छित परागकण या वांछित गुण वाले जो परागकण है उसको इसके ऊपर हम छिड़क सकते हैं। अब इसमें थैली बांधने से क्या फायदा हो गया, अवांछित परागकण है वो इससे बच जाएंगे या अवांछित परागकण आकर इसके ऊपर नहीं गिरेंगे। यदि गिरेंगे तो थैली के ऊपर गिरेंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं गिरेंगे। अब ये दोनों स्थिति हो गई, पहले परागकोष को हटा दिया, उसके बाद हमने थैली बांध दी। अब क्या होगा, जब वर्तिकाग्र सुग्राह्य स्थिति में आ जाती है, मतलब वर्तिकाग्र जब परागकणों को ग्रहण करने की स्थिति में है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस थैली को यहां से हटाएंगे और वांछित लक्षणों वाले, वांछित गुणों वाले जो परागकण है उसको ऊपर हम लाकर छिड़काव कर देंगे।
छिड़काव किया, इसके ऊपर ऐसे परागकणों को यहां पर डाल दिया, छिड़काव कर दिया। अब थैली को हम पुनः बांध देंगे। ऐसा नहीं होगा हम थैली नहीं बांधें, ये परागकण हवा से उड़ जाए और कोई दूसरा परागकण आ जाए, पुनः हम क्या करेंगे, थैली को बांध देंगे, तो फिर थैली का आवरण इसके ऊपर डाल दिया जाता है। अब इस तरह से इससे जो फल और बीज प्राप्त होंगे वो हमें संकरित प्राप्त होंगे या वांछित लक्षण वाले प्राप्त होते हैं। जब द्विलिंगी पुष्प होता है तब उनमें विपुंसन और बैगिंग दोनों प्रक्रम अपनाए जाते हैं। लेकिन यदि पुष्प एक लिंगी हो, यदि पुष्प एक लिंगी हो तो उसमें विपुंसन की आवश्यकता नहीं है। अब उसमें एक लिंगी है, मतलब पुष्प एक ही प्रकार का लिंग है। जैसे मान लो पुंकेसरी पुष्प है और वांछित जो परागकोश है या वांछित परागकण है, तो वो क्या करेंगे, हम उसमें दोनों प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यदि वांछित पुंकेसर उसमें है तो हम उससे क्या करेंगे, परागकण प्राप्त कर लेंगे। और यदि मादा पुष्प है तो हम क्या करेंगे, पुष्प जब खिलेगा, पुष्प का निर्माण हुआ, जैसे ही पुष्प खिलेगा, खिलने से पूर्व हम क्या करेंगे, बेगिंग प्रोसेस कर देंगे, उसके ऊपर थैली बांध देंगे। थैली बांधने से क्या होगा, अब पुष्प वृद्धि कर रहा है, उसके ऊपर अनावश्यक या अवांछित परागकण आकर उसके ऊपर नहीं गिरे। और हमने क्या कर दिया, विपुंसन की जरूरत नहीं है, किया क्या, बेगिंग, बेगिंग मतलब थैली बांध दी। अब क्या करेंगे, जब वर्तिकाग्र सुग्राह्यता की स्थिति में होती है उस समय थैली को हटाकर और वांछित लक्षणों वाले परागकणों को उसके ऊपर छिड़क देते हैं। इस तरह से क्या होता है, हम कृत्रिम संकरण करवाते हैं। इस तरह से हमें फल और बीज प्राप्त होते हैं, तो उसमें लाभकारी गुण या वांछित गुण आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कृत्रिम संकरण, और कृत्रिम संकरण के दौरान जो प्रोसेस हम दो काम में लेते हैं, विपुंसन और बेगिंग, इसके बारे में डिस्कस किया। देखो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा की है। इंपॉर्टेंट में क्या, हमने इस वीडियो के अंदर शुरुआत में देखा, शुरुआत हमने करी थी कि जो बही प्रजनन युक्तियां हैं वो कौन कौन सी है, उसके बाद में पराग स्त्री के संकर्षण कैसे होता है, मतलब परागण के बाद का प्रोसेस, और परागनलिका के बीजांड के अंदर प्रवेश करे तब का प्रोसेस, और उसके बाद में परागण के पश्चात जो क्रियाएं हुई है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रयोगशाला के अंदर परागकणों के अंकुरण के बारे में बात की, कृत्रिम संकरण के बारे में बात की, और हमने जो दोहरा निषेचन है या द्विनिषेचन है वो बात की, द्विनिषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक एस.जी. नवास्टिन के बारे में बात की। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट चर्चा आज के इस वीडियो में हमने की है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इस वीडियो से निकलने वाले हैं, इस वीडियो से बनने वाले हैं। छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, विपुंसन क्या है, बोरा वस्त्रावरण क्या है, द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विनिषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। दोनों निषेचन को हमें अलग अलग भी बताना पड़ सकता है। भ्रूणपोष की गुणिता बताइए, अब उसमें पूछ ले जड़ तनापति में जड़ की द्विगुणित स्थिति ये है, उसके युग्मकों में क्या होगा, उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितने होते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।